हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BPAS 186 करवाऊंगी। इसकी 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। टाइम मैनेजमेंट एट वर्क प्लेस करवाऊंगी मैं आपको। इससे पहले मैंने आपको सिग्निफिकेंस और मीनिंग वगैरह सब करवा दिया। आज हम टाइम मैनेजमेंट एट वर्क प्लेस करेंगे। सी यहाँ पे क्या चीज़ है, एवरी टीम लीडर इन एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ स्पेसिफिक गोल एंड टारगेट विच शी डिज़ायर टू अचीव विद द हेल्प ऑफ टीम मेंबर्स। अब जो भी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कोई भी MNC है, कोई भी कहीं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे बैंकिंग सेक्टर है, चाहे कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, कुछ भी हो, हर किसी का ना अपना एक गोल होता है कि हमें आगे बढ़ना है और इतने टाइम पीरियड में इतने टारगेट को अचीव करना है। तो हर किसी का अपना एक गोल और टारगेट सेट होता है। तो उसे अचीव करने के लिए वो अपने टीम मेंबर्स के बीच में काम को डिवाइड करते हैं जिससे कि वो उसको आगे बढ़ा सके। तो ऐसे सब ना एक गोल सेट करते हैं। इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल सपोर्टर्स में फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स, शी और ही हैज़ टू बी कॉन्स्टेंटली on his toes to achieve the goal within the stipulated time frame. He worth mentioning that it is essential for career consciousness employees to contribute efficiently in achieving the targets and make a mark of their own at workplace. Thus for effective time management in an organization, employee must, तो यहाँ पे आपको यही चीज़ बता रखी है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना गोल सेट होता है कि इतने टाइम पीरियड में उनको ये चीज़ अचीव करनी है। तो उस गोल को अचीव करने के लिए वो अपने टीम मेंबर्स के में काम को डिवाइड कर देते हैं। एक टारगेट को सेट कर दिया जाता है। तो आप एज अ एम्प्लॉय या वर्कर वहाँ पे जब काम करते हैं, उस टारगेट को टाइम रहते एफिशिएंटली अचीव कर पाते हैं, तो एक आपकी रेपुटेशन काफ़ी अच्छी बन जाती है। तो यहाँ पे कुछ इफेक्टिव वे बता रखे हैं टाइम मैनेजमेंट के कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ एम्प्लॉय वर्क करते हैं तो क्या है। अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम एंड नेचर ऑफ टारगेट। तो जो टाइम है ना, उसकी वैल्यू के साथ साथ जो टारगेट है ना, उसका नेचर समझना भी बहुत ज़रूरी है कि इस टारगेट को इतने टाइम में अचीव करने पे क्या चीज़ होगा और क्या इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। मतलब कि आपको ऑब्वियसली इसके पॉजिटिव साइड्स ही होंगे, लेकिन कितना और अच्छा इससे हो सकता है टाइम पे अचीव करने का, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी होता है। इफ़ द टारगेट्स आर unrealistic and unachievable within the allocated time slot, employee should immediately discuss with the team leaders। देखिए ये ना मेरे पास बुक नहीं है, इसकी कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने इसको PDF से ना प्रिंट करवाया है स्क्रीनशॉट्स लेके। तो उसकी वजह से ये जो प्रिंट हुआ है ना, तो ये कुछ अच्छा नहीं हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आती है वर्ड्स को रीड करने में। इवन कई बार मुझे भी बहुत दिक्कत होती है, मेरी तो आई साइट भी वीक है, तो थोड़ा प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं पास से पढ़ा रही हूँ काफ़ी, ताकि आप वीडियो को पॉज करके और इन वर्ड्स को रीड कर सकें। नाउ यहाँ पे आपको क्या चीज़ बता रखी है, जैसे कई बार आप ना एज अ एम्प्लॉय कहीं पे वर्क करते हैं, आपको एक टारगेट सेट कर दिया जाता है। अगर आपको लगता है कि वो टारगेट या वो जो गोल आपको अचीव करना है एक लिमिटेड टाइम पीरियड में, तो आपको अगर लगता है कि वो आप नहीं उस टाइम पे कर पाएंगे या काम टाइम के अकॉर्डिंग ज़्यादा है, तो आपको इमीडिएटली उस चीज़ के बारे में डिस्कशन करना चाहिए अपने हेड ऑफ टीम मेंबर से या फिर बाकी कलीग से। क्योंकि अगर आप एक बार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं और फिर आप उसको नहीं कर पाते, तो एक नेगेटिव इमेज बनती है। तो ये चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। सेकेंड वन इज एवरी ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर लॉयल एम्प्लॉयज हु वर्क विद द फुल डेडिकेशन, डिवोशन एंड लॉयल्टी इवन इन द एब्सेंस ऑफ सुपीरियर्स। तो हर किसी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा चाहिए कि एक लॉयल एम्प्लॉय जो कि अपना काम पूरे डेडिकेशन के साथ करे, पूरा एकदम शिद्दत के साथ उस काम को कंप्लीट करे, चाहे कोई उन्हें देखने वाला हो चाहे ना हो। सपोज कुछ ऐसे होते हैं एम्प्लॉयज़ की जो अगर सीनियर्स देख रहे होते तो काफ़ी अच्छे से काम करेंगे, और अगर सीनियर्स नहीं देख रहे होते तो काम अच्छे से नहीं करते। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक एम्प्लॉय में काफ़ी लॉयल्टी हर एक ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होती है। हेंस एम्प्लॉय शुड कंसंट्रेट ऑन देयर वर्क रेदर देन द गॉसिपिंग अराउंड और डिमोटिंग द वर्कर्स। तो मतलब कि दूसरों के काम में टांग अड़ाने से अच्छा और दूसरों को डीमोटिवेट करना या गॉसिपिंग में, बातचीत करने में, गप्पे लड़ाने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि एम्प्लॉय ऐसा होना चाहिए कि जो अपने काम पे पूरी तरीके से फोकस्ड हो। नेक्स्ट C पॉइंट बताता है हैबिट ऑफ पंचुअलिटी एंड डिसिप्लिन टू कंप्लीट द टारगेट। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचुअल होना, टाइम से आना, और जो भी आपका टाइम है जिस भी गोल को अचीव करने का टारगेट सेट करा हुआ है, तो वो चीज़ पंचुअलिटी होना बहुत ज़रूरी है। प्लस जब तक पंचुअलिटी होती है ना, तो उसके साथ डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आता है कि अगर आप अपने काम को लेके कितने सीरियस है, कितना आप उस काम को सीरियसली ले रहे हैं, कितना आप में डेडिकेशन है। तो ये सब चीज़ें जब आती हैं तो ऑब्वियसली काम काफ़ी अच्छे तरीके से होता है। प्लस कोई स्ट्रेस नहीं हो पाता, क्योंकि आप एक टारगेट सेट करते हैं, एक टाइम पीरियड सेट करते हैं कि इतने टाइम में आपको
इतने पॉइंट्स को या इतने काम को अचीव करना है तो वो आप कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपके पास में कोई भी स्ट्रेस नहीं आता। प्लस अगर आपको कोई गोल दिया गया है, कोई टारगेट आप सेट करते हैं, तो उस टाइम पे अननेसेसरी आपको वहाँ से अपने काम से, वर्क प्लेस से गायब नहीं होना है। कहीं पे भी आप यूं ही छुट्टी नहीं लेंगे या फिर आपका काम करने का मन नहीं है तो आप नहीं करेंगे, तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जैसे बहुत इमरजेंसी हो तब एक बात समझ आती है, बट अननेसेसरी आप अगर अपने काम को छोड़ेंगे बीच में या फिर आप अपने काम से ब्रेक लेंगे तो वो काम आपको बाद में आपको ही करना पड़ेगा और उससे आपके ऊपर एक बर्डन क्रिएट हो जाता है। प्लस जो आपके सुपीरियर्स होते हैं उनके आइज में आपकी एक नेगेटिव इमेज भी क्रिएट हो जाती है। डी पॉइंट पे आता है, एन एम्प्लॉय शुड बी क्लियर अबाउट हिज और हर कैपेबिलिटीज एंड प्रायोरिटीज। तो हर कोई ना, हर किसी को अपनी कैपेबिलिटीज की वो कितना कर सकते हैं, कितने टाइम पीरियड में कितनी चीज़ को कर सकते हैं, उनकी क्या प्रायोरिटीज हैं, कौन से काम को पहले करना है, किसको कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, तो ये चीज़ उनकी काफ़ी क्लियर होनी चाहिए। इन केस एन एम्प्लॉय इज ओवर बर्डन, ही एंड शी शुड डिस्कस एंड शेयर वर्क विद को वर्कर्स। तो अगर ऐसा होता है कि कई बार काम बहुत ज़्यादा है, ओवर बर्डन है, एक्स्ट्रा वर्क हो रहा है जिसकी वजह से स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है, तो उन्हें अपने काम को लेके या जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कशन करना चाहिए अपने कोवर्कर्स के साथ में। एंड नेक्स्ट वन इज, एज एवरीबडी इज नॉट अ सुपर वुमेन और अ सुपरमैन। अब हर कोई ना सुपर विमेन या सुपरमैन नहीं होता कि सब कुछ आराम से कर पाए, कितना भी बर्डन हो, कितना भी काम हो, मल्टीटास्किंग हो, तो सबका ये ज़रूरी नहीं होता। हर किसी की अपनी एक लिमिट होती है और सबका एक लिमिट सेट होता है कि हाँ इतना मुझसे हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा विदाउट बर्डन। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज एवरीबडी इज़ नॉट अ सुपर विमेन और अ सुपरमैन, दैट शी विल डू ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑन हर हिज ओन, देयरफॉर डिस्ट्रीब्यूटिव वर्क अमंगस्ट टीम मेंबर्स टू अचीव टारगेट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेमवर्क। तो अब सब कुछ एक अकेला तो नहीं कर सकता, सब ऐसे सुपर वुमेन या सुपरमैन नहीं हो सकते, तो इसलिए जो टीम मेंबर्स होते हैं उनके बीच में काम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उस टारगेट को अचीव किया जा सके और वो काम पूरा कंप्लीट किया जा सके। नेक्स्ट आता है सी पॉइंट, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन इज द की टू सक्सेस टू अरेंज इंपॉर्टेंट फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स। और जैसे सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन है, क्या होता है, की ऑफ सक्सेस होता है कि आप खुद से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें, जो भी आपको काम मिला है उससे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं या जो विजिटिंग कार्ड्स हैं, उनको आपने एक प्रॉपर डेजिग्नेटेड प्लेस पे रखा ताकि जब आपको वो चाहिए हो तो उसको ढूंढने में आपको टाइम वेस्ट ना करना पड़े, प्लस वो चीज़ें आपके माइंड में रहे। क्योंकि जब ना कुछ चीज़ें आपके आसपास में रहती है तो आपको आइडिया रहता है कि अभी ये चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है या इसकी ये इंपॉर्टेंस है, इसकी ये इंपॉर्टेंस है। तो हर एक प्लेस पे कोई चीज़ मिलती है तो उससे आपका टाइम, प्लस अगर टाइम सेव होता है और अगर आपको टाइम पे ऑन द स्पॉट जब वो चाहिए होता है वो चीज़ मिल जाती है तो आप स्ट्रेस भी नहीं लेते हैं। इफ़ दीज आइटम्स आर ईजिली एक्सेसिबल वन कैन सेव टाइम और फोकस ऑन वर्क। तो इससे आपका टाइम भी सेव होगा प्लस वर्क के ऊपर भी पूरा प्रॉपर फोकस बना रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट में है, ऑलवेज कीप अ नोट पैड एंड पेन हैंडी फॉर मीटिंग्स एंड यूज एन ऑर्गेनाइजर्स विच विल हेल्प टू प्लान इन अ बेटर मैनर। तो या एक तो ऑर्गेनाइजर को मतलब कि एक तो ऑर्गेनाइजर का यूज़ होना चाहिए कि वो आपके जो प्लान्स हैं, मीटिंग्स हैं, उनको प्रॉपर टाइम टू प्लान कर सके, और प्लस एक नोट पैड और पेन हाथ में होना चाहिए कि कोई भी इंपॉर्टेंट बात हो, कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो आपको अपनी मीटिंग से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, तो वो आप वहाँ पे लिख ले ताकि आप उसको भूलें ना और जब आपको उसकी ज़रूरत हो तो वो चीज़ें आपको ध्यान रहे। इसके अलावा नेक्स्ट बता रखा है, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने के लिए तो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स नहीं लेनी चाहिए, स्पेशली जिन पे ज़्यादा देर तक आपको बातचीत करनी पड़े, तो क्योंकि इससे काफ़ी हद तक डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। प्लस मैसेजेस हो गए या व्हाट्सएप मैसेजेस हो गए तो ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। एक के लिए आप अपना फ़ोन टच करते हैं और फिर उसके बाद में आप उसमें खो से जाते हैं, तो इन चीज़ों को काफ़ी हद तक अवॉइड करना चाहिए जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तब। वंस इन अ वाइल वन कैन कॉल फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स इफ इट इज़ नेसेसरी। और जैसे आप काम कर रहे हैं तो उस टाइम पे ये हो सकता है कि आप अपने किसी फैमिली मेम्बर को या फ्रेंड को बहुत इंपॉर्टेंट हो तो ही आप उसको कॉल कर सकते हैं, जिससे थोड़ा आपको रिलैक्स फील हो, ये नहीं कि आप उससे अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। नेक्स्ट है, इट इज़ प्रूवन फैक्ट दैट ईटिंग वाइल वर्किंग मेक्स वन फील स्लीपी एंड ब्रेक्स कंटिन्यू टू रिमेन फोकस्ड ऑन एंड एनर्जेटिक एट वर्क, ईट ओनली ड्यूरिंग लंच आवर्स। तो जैसे कुछ लोग होते हैं उनको ना काम करते करते कुछ टाइपिंग कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं या फिर कुछ ऐसा ही वर्क कर रहे हैं, तो उस टाइम पे खाने की बड़ी हैबिट होती है। तो ये चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए कि जब भी आप कुछ ऐसे नॉन स्टॉप खाते रहते हैं काम के बीच में तो उस टाइम पे आपको ना नींद आती है, या ब्रेक्स जब आप लेते हैं तो वो चीज़ ना आपको फोकस नहीं रहने देती है अपने काम के लिए। बहुत
प्लस एनर्जेटिक नहीं रहने देते हैं, कॉन्टिन्यूस और रिमेन फोकस्ड और एनर्जेटिक एट वर्क। तो आपको थोड़ा बहुत ब्रेक आप ले सकते हैं कि आपको काम करना है तो बहुत ज़्यादा नींद ना आ जाए, थोड़ा बहुत घूम फिर लिए। और इसके अलावा थोड़ा बहुत कुछ स्नैक्स के टाइप में आपने खा लिया, बट ये नहीं कि आप नॉन स्टॉप खाते ही जा रहे हैं, तो उससे आपको ना डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। और थोड़े बहुत छोटे छोटे ब्रेक से, जैसे टी ब्रेक होता है, स्नैक्स का कुछ ब्रेक, जूस वगैरह ऐसे आपने ले लिया, तो उससे आपकी एक एनर्जी बनी रहती है और काफ़ी टाइम तक आप काम कर पाते हैं। और यही चीज़ें यहाँ पे समझा रखी है। नेक्स्ट बता रखा है, टू अचीव द टारगेट्स प्रॉपरली प्लान एंड प्रिपेयर अ टू डू लिस्ट। अगर आपको टारगेट को अचीव करना है तो प्लान को पूरा प्रॉपर प्रिपेयर करिए, प्लस एक टू डू लिस्ट को प्रिपेयर करिए कि आपको ये चीज़ इतने इतने टाइम पीरियड में करनी है। सपोज पूरे डे का टारगेट रखते हैं तो टू डू लिस्ट में आप ये चीज़ लिखिए कि आज के दिन में आपको ये टारगेट्स को पूरा कंप्लीट अचीव करना है। इसके अलावा एक स्ट्रेटेजी प्रिपेयर होनी चाहिए और जो जो पॉइंट्स होते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट काम है, किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, कौन से काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, तो उस अकॉर्डिंग आपको एक अपनी लिस्ट मेंटेन करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप कहीं पे ऑफिस वर्क करते हैं तो वहाँ पे क्या चीज़ है, इंश्योर बिफोर लिविंग द ऑफिस दैट द प्लान टास्क फॉर द डे आर कंप्लीटेड विद इन द। अब जो भी आपने टारगेट लिया है या जो भी आपको टारगेट दिया गया है, तो आपको ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि जब आप ऑफिस से निकल रहे हैं तो उस ना टाइम का टारगेट आपने कंप्लीट कर दिया हो। नेक्स्ट डे पे बर्डन मत डालिए, क्योंकि जब नेक्स्ट डे पे बर्डन डालते हैं ना तो वो चीज़ कलेक्ट होती जाती है, इकट्ठा होता जाता है। सपोज आप कोई एक काम करते हैं तो आपको एक दिन में ना 2 काम करने हैं, तो जिसमें से आपने एक आज कर लिया और एक आप कल पे डाल देंगे, तो ऐसा होगा कि एक ये काम रह गया और फिर नेक्स्ट दिन के 2, तो टोटल 3 हो जाते हैं। तो फिर आप में उसमें कहीं ना कहीं एक कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो सकती है। तो अगर डेली आपको 2 चीज़ें करनी है तो वो 2 काम डेली बेसिस पे करिए, चाहे कितना ही आपको लेट हो जाए। इससे ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो आपका एकदम रिलैक्स आपको फील हो जाता है। यही पॉइंट्स यहाँ पे बता रखे हैं कि अगर आप वर्क प्लेस पे हैं तो आप टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे कि ये यहाँ से मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे इन व्यू ऑफ द अबव एम्प्लॉयज इंडिविजुअल मस्ट पोजेस इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। इंडिविजुअल्स मस्ट possesses इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स एनहेंस एफिशिएंसी। जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना वो बहुत मेजर वर्क प्ले करती है, बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं। जैसे कि उससे क्या होता है, जो एफिशिएंसी होती है वो इंक्रीज होती है और जो सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है वो भी आपको टाइम पे मिल जाता है। प्लस जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो उससे भी आप पीछे नहीं हट पाते। यूज़ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और कैलेंडर ऐप्स। इसके अलावा आप अपने जो काम है उसको और इम्प्रूव करने के लिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उसको यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम सेव होगा। स्मार्ट स्ट्रेटेजीज होंगी। इसके अलावा कैलेंडर ऐप्स का आप यूज़ कर सकते हैं और टारगेट्स जो होते हैं उनको आप प्लान कर सकते हैं, जिससे कि आपका टाइम रहते काम कंप्लीट हो जाए। छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए, क्योंकि वो जब अचीव होते हैं ना तो फिर एक सेटिस्फेक्शन होती है, खुशी सी मिलती है, फिर मन करता है कि अभी नेक्स्ट काम भी हमको ऐसे ही करना है। इसके अलावा आप अपने स्मार्ट गोल्स को भी सेटअप कर सकते हैं। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी होंगी तो स्मार्ट की मैंने डेफिनेशन फुल फॉर्म बताई थी, SMART, किसके लिए, इसका क्या क्या मीनिंग होता है, तो ज़रा प्लीज़ कमेंट करिएगा इस चीज़ के ऊपर। इसके अलावा जो आपने स्केड्यूलिंग करी है, जो टू डू लिस्ट है, उसके ऊपर पूरा फोकस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी और एंजॉयमेंट की वजह से इस चीज़ को छोड़ रहे हैं, या फिर जो भी आपको जिस भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन होता है या जो भी काम होते हैं उनको आपको मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर जो इंटरप्शंस होती हैं, मीन्स कि काम से आपका डिस्ट्रैक्शन होता है, उन चीज़ों को, उन सोर्सेज को पहचानिए और उनको अपने काम से दूर रखिए जब आप काम करते हैं उस टाइम पे, और खुद को स्ट्रेस फ्री रखिए। ऑब्वियसली अगर आपका काम टाइम पे कंप्लीट होगा, टारगेट्स टाइम टू टाइम अचीव होते जाएंगे तो आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। स्ट्रेस तब होता है जब काम का बर्डन हो जाता है, काम भी नहीं होता, रेस्ट भी नहीं होता, तब स्ट्रेस रहता है। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को मेंटेन करके चलेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस फ्री रहेंगे, और स्ट्रेस फ्री रहकर काम करेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको सक्सेस रेट मिलेगा। तो ये कुछ आपको पॉजिटिव ट्रेड्स दे रखे थे कि जो आपके जो टाइम मैनेजमेंट है या जो सक्सेस अचीव करनी है तो उस टाइम पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकते हैं। सो ये था टाइम मैनेजमेंट एट वर्क प्लेस। इसके बाद में नेक्स्ट आपके पास में हेडिंग आती है देर आर सेवरल टाइम वेस्टर्स। अब देखिए टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको बताया, इसमें मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए कि जैसे आपको बहुत सारे ना डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस से, किसी की फ़ोन कॉल से, तो किसी भी तरीके का जो डिस्ट्रैक्शन आपको डिस्ट्रैक्ट करता है उससे आपको दूर रहना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ आपको टाइम वेस्टर्स दे रखे हैं जो कि किसी की हैबिट के अकॉर्डिंग आ जाते हैं, और जो टाइम वेस्टर्स है ना, जिससे क्या होता है कि आपका जो टाइम है वो बहुत वेस्ट हो जाता है, आपका टारगेट अचीव नहीं हो पाता। टारगेट अचीव नहीं होता तो आपके ऊपर एक
एक बर्डन सा क्रिएट हो जाता है, एक स्ट्रेसफुल लाइफ में आप चले जाते हैं। तो टाइम वेस्टर का मतलब यही हो गया कि जो भी आपके पास में टाइम पीरियड था, जिस काम को करने के लिए आपने टारगेट सेट किया था, टाइम पीरियड सेट किया था, तो उस टाइम में आप अपने काम को कंप्लीट नहीं कर पाए, तो वो चीज़ होती है वेस्टिंग ऑफ टाइम। जैसे कि सपोज आपको एक दिन में टोटल 10 काम करने हैं जो आपने टारगेट करे हैं, लिस्ट बना ली है कि इतने इतने देर के ये आपको 10 काम कंप्लीट करने हैं, लेकिन आपके घर में गेस्ट आ गए या किसी वजह से आपका मन नहीं करा, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, कोई मूवी देखने लग गए, तो उसमें इतना खो गए कि आपको टाइम का ध्यान ही नहीं रहा, या फिर कहीं और आप बिजी हो गए, तो ये काम जो थे ना आपको 10 एक दिन में करने थे वो आप कंप्लीट नहीं कर पाए, तो पूरे दिन का जो आपका टारगेट था वो क्या हो गया, डिसबैलेंस हो गया, क्योंकि ये काम इंपॉर्टेंट थे, आपने नहीं करे। हो सकता है आप इस काम को नेक्स्ट पे डालें, अब नेक्स्ट डे पे डालेंगे तो नेक्स्ट डे के भी तो अपने अलग काम हो सकते हैं ना, तो उससे आपके ऊपर एक बर्डन क्रिएट हो जाएगा जिससे कि आप स्ट्रेस में चले जाएंगे। तो ये काम जब आप टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाए और वो टाइम आपने कहीं और अननेसेसिटी में लगा दिया जहाँ पे जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं थी, मूवी इतना कंपलसरी नहीं था, हो सकता है आप वो काम कंप्लीट करके बाद में भी देख सकते थे, लेकिन जहाँ पे जिस काम की इंपॉर्टेंस नहीं थी वहाँ पे आपने जब टाइम को लगा दिया होता है और उसकी जगह पे आप कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाए, तो उस चीज़ को टाइम वेस्टिंग कहा जाता है। तो यही पॉइंट्स आपको यहाँ पे बता रखे हैं, कुछ टाइम वेस्टर्स हैं क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट आता है पुअर सेल्फ मैनेजमेंट, कि जब भी आप अपना कोई काम करते हैं ना, आप एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, टू डू लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, तो वो आपने अच्छे तरीके से मैनेज नहीं करी, आपका खुद पे कंट्रोल नहीं था, आपने टाइम को कहीं और वेस्ट कर दिया। जैसे व्हेन वी डू नॉट मैनेज आवर लाइफ थॉटफुली एंड इन डिसिप्लाइन मैनर, वेस्टिंग ऑफ टाइम इज अ नेचुरल आउटकम। जब अपना कोई भी लाइफ का डिसीजन या कोई भी काम बिना सोचे समझे यूं ही जब मर्जी कर देते हैं, कोई भी आपका मैनर नहीं होता, मतलब कि कोई एक टाइम टेबल नहीं होता, कोई स्केड्यूलिंग नहीं होती कि किस टाइम पे एक दिन में कितना करना है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, तो जब उस टाइम पे जो टाइम वेस्टिंग है ना वो बहुत ही एक नेचुरल सी चीज़ है कि वो हो जाती है। इसके अलावा लैक ऑफ बैलेंस बिटवीन फिजियोलॉजिकल, मेंटल और इमोशनल, ये जो आपके जितने भी इमोशंस होते हैं ना, प्रोफेशनल बेसिस पे, फैमिली के बेसिस पे, सोशल लेवल पे जो इंटरेक्शन होते हैं, दोस्तों से मिलना, घूमना फिरना या फिर कोई मूवी वगैरह देखना, सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट, जब इनके बीच में आप बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाते तो भी टाइम वेस्ट हो जाता है। सपोज मूवी देखने लगे तो देखते ही चले गए, अगर यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हैं तो देखते ही चले गए, आपने टाइम को ध्यान ही नहीं दिया कि हाँ आपका टाइम कितना ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। तो ये आता है पुअर सेल्फ मैनेजमेंट में। सेकेंड आता है आपके पास में फ्लॉड्स हैबिट, जैसे कि कोई भी इरेगुलरिटी है, आपका ना सोने का टाइम है ना उठने का टाइम है, रात को जब नींद आई, क्योंकि नींद तो तब आती है जब आप लेटते हैं, जब आप टाइम फिक्स करते हैं, और ऐसा नहीं है कि आपके हाथ में फ़ोन होगा, मूवी देख रहे होंगे तो आपको नींद आ जाएगी। तो जब आपका जो सोने का और उठने का टाइम फिक्स नहीं है, एक इरेगुलरिटी, आपको नहीं पता, आपका जब मन करेगा तब उठेंगे, जब मन करेगा तब सोएंगे, तो उससे क्या होता है, एक टाइम में ना सिस्टम नहीं आ पाता, और जिसकी वजह से आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। बहुत ज़्यादा देर तक सोए रहना, यूजुअली कहा जाता है कि 5 से 6 घंटे की जो नींद होती है वो बहुत होती है, अगर आपकी बॉडी को इतने में वर्क कर लिया जाता है। एक्चुअल में आवर्स कोई भी मैटर नहीं करते कि आपको कितने आवर्स सोना है, जब आपको लगता है कि आप एक्टिव फील कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको उठ के अपना काम कर लेना चाहिए। बस ये बोला जाता है कि कम से कम 7 या 6 आवर्स की नींद आप लीजिए, बट बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो 5 घंटे भी सोते हैं, तो वो पूरा बॉडी उनका पूरा प्रॉपर वर्क करती है, प्रॉपर फंक्शनिंग होती है, पूरे दिन के काम को आराम से टारगेट को अचीव कर पाते हैं। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि मैंने कहा कि जब आपका लगे कि आपकी बॉडी की नींद पूरी हो गई है और अब आप एक्टिव फील कर रहे हैं, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि आपको 12-13 घंटे सोने के बाद ही एक्टिवनेस आती है, तो ये तो देखिए टाइम वेस्ट सीधा सीधा दिखता ही है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। प्लस कुछ भी नेगेटिव थिंकिंग जो होती है ना वो भी टाइम को वेस्ट करती है, कुछ भी करने से पहले आप नेगेटिव सोचते रहेंगे तो उससे भी आपका जो टाइम वेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा जो केयरलेसनेस आती है जैसे हेल्थ और हाइजीन को लेके, तो वो भी एक वेस्टेज ऑफ टाइम होता है कि स्टार्टिंग में आपने बहुत आलस कर दिया या लेजीनेस दिखा दी, आप नहीं कर पाए, और बाद में वो एक डिजीज़ की फॉर्म में आपके सामने आ जाती है। तो फिर उस टाइम पे जैसे आपको कोई दिक्कत होती है, बॉडी में पेन होता है, कहीं बीमारी होती है, कोई फीवर वगैरह ऐसा, तो उस टाइम पे भी ना पढ़ने का या कुछ भी काम करने का मन नहीं होता, तो उससे भी क्या होता है पूरा दिन आपका वेस्ट ही हो जाता है। इसके अलावा सी पार्ट में आता है अनऑर्गेनाइज टाइम यूटिलाइजेशन। अब वो टारगेट, जैसे आपने एक टारगेट टू डू लिस्ट बनाई, उसके अलावा आप सारे काम कर रहे हैं, जो चीज़ आपको ज़रूरी नहीं है वो चीज़ आप कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है आपका जो टाइम है ना वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं होता। जैसे कि कोई अनप्लान डे है, सुबह स्टार्ट हुए, उठे आप और रात होनी है, बस आपको ये पता है कि रात को इतने बजे आपको सोना है या रात तक आपको बस खाना है और यही काम करना है, तो उससे क्या है एक अनप्लान डे था, आपको नहीं पता आपको क्या चीज़ करनी थी क्या चीज़ नहीं करनी थी,
जब आपके पास में सब्जेक्ट्स भी बहुत सारे पढ़ने होते हैं ना, तो सारे सब्जेक्ट्स कभी नहीं पढ़े जा सकते, एक साथ तो बिल्कुल भी नहीं पढ़े जा सकते। आपको अपना टाइम डिवाइड करना पड़ता है कि इतनी देर आपको इस सब्जेक्ट को देना है, ये आपका वीक पॉइंट है तो इसको आपको ज़्यादा देर पढ़ना है, इसको कम देर पढ़ना है। तो ये चीज़ आती है आपकी अनप्लान डे में। एब्सेंस ऑफ टू डू लिस्ट, कि आपके पास में टू डू लिस्ट नहीं है, आपको ये नहीं पता कि आपके दिन का जो आवर्स है वो कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि जब आप टू डू लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, अपना एक टाइम टेबल प्रिपेयर करते हैं, तो आपको ये पता होता है कि आज आपका दिन यहाँ पे वेस्ट हुआ है, यहाँ पे आपने इसको प्रोडक्टिव वे में यूज़ किया है। तो जहाँ पे वेस्टेज हुई है तो उसको नेक्स्ट डे पे आप ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपकी टू डू लिस्ट प्रिपेयर हो, जब आपकी डे में एक प्लानिंग एक्टिविटी हो। नॉट यूजिंग द टाइम इंटरवल्स, तो आप टाइम इंटरवल्स को भी यूज़ नहीं करें। कई बार ऐसा भी होता है कि हम ज़बरदस्ती काम में लगे रहते हैं, वो काम हो भी नहीं रहा होता, मन भी नहीं कर रहा होता, लेकिन फिर भी बस हमें लगे रहना पड़ता है। तो ये चीज़ भी काफ़ी टाइम का जो है ना वेस्टेज होती है। नॉट मेंटेनिंग अ डायरी, इग्नोरिंग अ डेडलाइंस फॉर वेरियस टास्क टू बी कंप्लीटेड, नॉट मीटिंग डेडलाइंस इन द कंप्लीशंस। और जो आपका जो भी टारगेट होता है उसको एक अचीव करने का एक टाइम पीरियड होता है, उसके अलावा आप ध्यान भी नहीं देते कि उसको आपको कंप्लीट करना है। तो आप सोचते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। तो इस वजह से भी ना कई बार होता है कि हम लास्ट टाइम पे बहुत पागलों की तरह उस काम में लग जाते हैं, और उस एक काम को कंप्लीट करने के लिए टाइम पे हमें बहुत सारे अपने काम्स को छोड़ना पड़ता है। तो इसलिए जब स्टार्टिंग से ही बैलेंसिंग करके चलते हैं तो हमें ये दिक्कतें फेस करने को नहीं मिलती। इसके अलावा जो आज के टाइम पीरियड में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है वो क्या है, जो लॉन्ग फ़ोन कॉल्स होती हैं। आप किसी से भी अगर बहुत लंबे फ़ोन कॉल्स पे बात करते हैं, ये एक डिस्ट्रैक्शन है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जितनी भी साइट्स हैं उनमें भी टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। इसके अलावा जो ओवर एंटरटेनमेंट होता है वो बिग टाइम वेस्टर है। जैसे कि टीवी देख लिया, टीवी के साथ में थोड़ा बहुत घूमने फिरने चले गए, म्यूजिक सुन लिया, तो कई तरीके की जो ओवर एंटरटेनमेंट होता है ना वो भी एक बिग टाइम वेस्टर हो जाता है। नेक्स्ट आता है इंटरपर्सनल बिहेवियर, जैसे कि ईगो बैटल हो गया, या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, फॉल्टी कम्युनिकेशन हो गया, जिसकी वजह से आपके ऊपर क्या आता है, स्ट्रेस आता है, बहुत गुस्से में है, कोई जेलसी की फीलिंग है, या ओवर एक्सपेक्टेशन है, किसी से आपने कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया होता है। और इसके अलावा आप कोई चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते, कोई छोटी बात भी हो जाती है उसको भी आप टॉलरेट नहीं कर पाते, आप बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, और ओवर सेंसिटिव है किसी चीज़ को लेके। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो बिहेवियर है ना वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड सा हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका कोई भी काम करने का मन नहीं करता है। तो जब कोई काम करने का मन नहीं करेगा तो ऑब्वियसली परेशान रहेंगे, एक डिस्टर्ब से आप रहेंगे, तो उसकी वजह से भी जो आपका टाइम है वो क्या होता है, वेस्ट होता है। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ सिम्टम्स। लैक ऑफ सिस्टम्स का मतलब क्या होता है, जैसे कुछ ऑर्गेनाइज चीज़ें होती हैं, या आपने कुछ जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही पुअर है, अनसिस्टमेटिक वे में आप कोई काम करे जा रहे हैं, अंधाधुंध कहीं पे भी खर्चा किए जा रहे हैं बिना वजह, जिसकी कोई नेसेसिटी नहीं है, वहाँ पे भी आप बेवजह आप पैसा फूक रहे हैं, तो उसी वजह से क्या आता है, आपके ऊपर स्ट्रेस आ जाता है। इसके अलावा जो बिलेटेड पेमेंट्स ऑफ बिल होते हैं, जैसे आपको बिल वगैरह की एक ड्यू डेट होती है, अगर उससे लेट आप करते तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती है, तो वहाँ पे जो आपने अमाउंट भी फिल किया ना वो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है। कोई आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है उसको फिल करना है, लास्ट डेट एक्सटेंड हो गई हो नहीं हो पाती, तो उस वजह से भी आपको क्या करते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ता है। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपका जाता है उससे आपकी सेविंग्स पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक तरीके की वेस्टेज हो जाती है। और आजकल तो खैर सब कुछ ऑनलाइन हो गया, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, तो आपको उसके लिए टाइम भी बहुत एक्स्ट्रा लगाना पड़ता था। तो ये कुछ फैक्टर्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं जिसकी वजह से टाइम बहुत ज़्यादा वे में वेस्ट होता है। नेक्स्ट आपको फैक्टर्स दे रखे हैं पर्सनल अनकंट्रोलेबल टाइम वेस्टर, जो पर्सनल लेवल पे कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है और वो चीज़ आप कंट्रोल भी नहीं कर पाते। जैसे कि देर आर टाइम वेस्टर दैट रिजल्ट फ्रॉम फैक्टर्स बियॉन्ड आर कंट्रोल, वी फील हेल्पलेस सच सिचुएशंस और कैन डू वेरी लिटिल अबाउट देम। दीज फैक्टर्स इंक्लूड इलनेस ऑफ फैमिली मेम्बर्स, जैसे कि कई बार ऐसी भी सिचुएशन होती है कि आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि उस टाइम पे आपका जो टाइम है ना वो पूरी तरीके से वेस्ट हो जाता है। जैसे कि आपके फैमिली मेम्बर्स में किसी की तबीयत खराब है, वो अनप्रिडिक्टेबली चीज़ें हो जाती है। आपने टारगेट सेट किया, कोई आपके घर पे आ जाए, कोई गेस्ट आपके घर पे बिना बताए आ जाए, तो उससे क्या है, आपका जो टारगेट है ना वो अचीव नहीं हो सकता, क्योंकि आपको उनके पास रहना पड़ता है। तो उस टाइम पे आपका जो टाइम है ना अनवांटेडली वेस्ट होता है, जिसपे आपका कंट्रोल भी नहीं, आप उस सिचुएशन से भाग भी नहीं सकते और आप वहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकते।
इसके अलावा इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपका जो डिसीजन मेकिंग है पर्टिकुलर पर्सन के लिए, या फिर आप कई बार इमोशनली ज़्यादा सोच जाते हैं, प्रैक्टिकली ना सोच पाएँ, तो इस तरीके से, या फिर ट्रैफिक जैम कहीं पे हो जाता है, कहीं आप बाहर जा रहे हैं, वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो गया, या फिर आपको एक्सेस में ट्रैफिक मिल गया जिससे आपको जहाँ पे पहुँचना था वहाँ आप टाइम पे नहीं पहुँच पाए, या उस टाइम में आपको जो काम करना था वो आप नहीं कर पाए। तो ये चीज़ें जो होती है ना वो अनकंट्रोलेबल होती हैं, आपको नहीं पता कि ये चीज़ हो सकती है, तो उस टाइम पे भी आपका टाइम काफ़ी टाइम पे वेस्ट हो जाता है। इसके अलावा कुछ कंट्रोलेबल सिचुएशंस दे रखी है। देखिए इन दोनों में ना आपका डिफरेंस आ सकता है कि अनकंट्रोलेबल टाइम वेस्टर्स क्या होते हैं, जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, और कंट्रोलेबल टाइम वेस्टर्स क्या होते हैं जो आपके कंट्रोल में है लेकिन फिर भी आप टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। कंट्रोलेबल ऑफिशियल टाइम वेस्टर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि आप बहुत स्लो फंक्शनिंग है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, बहुत स्लो। आपने जो टीम में मेंबर्स बना दिए उनमें काम को डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिया, कर तो रहे हैं लेकिन बहुत स्लो काम कर रहे हैं, जितना उनको टाइम पीरियड दिया गया उससे ज़्यादा वो टाइम लगा रहे हैं। इसके अलावा पर्टिकुलरली द गवर्नमेंट ऑफिसर्स, रेड टैपिज्म हैज़ रूट्स इन लेंथी प्रोसीजर्स बट देर आर फैक्टर्स दैट कॉज टाइम वेस्टिंग बट विच कैन बी कंट्रोल विद द पर्सनल विल एंड स्किल। जैसे यहाँ पे ना आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। फर्स्ट आपको दे रखा है एम्बिग्यूटी अबाउट द गोल्स एंड प्रायोरिटीज। कुछ ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे आपका जो काम होता है ना वो ज़रूरत से ज़्यादा लंबा खींच लिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है आप ना टाइम पे काम नहीं कर पाते। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपके पास ना बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं ना उसके ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे वन बाय वन हम एक एक को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है जो गोल्स होते हैं और प्रायोरिटीज़ होती हैं, कि आप किस काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, कौन से गोल को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मिंग अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ ऑपरेशन एंड ऑब्जेक्ट देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर क्लैरिटी ऑफ गोल्स, प्रायोरिटी अमंग टास्क एंड द स्ट्रेटेजीज फॉर इम्प्लीटिंग गोल्स। अब जैसे कि मानिए कोई आपने ना नया नया ऑफिस ज्वाइन करा है और आपने एकदम ताज़ा ताज़ा जोश है कि आप तो सारा काम कंप्लीट कर देंगे, ऑफिस में जितना भी पेंडिंग वर्क है ना सब आप एक ही दिन में निपटा देंगे। आपका ये नया नया ताज़ा ताज़ा जोश था, आप गए एकदम टिप टॉप बन के और आज तो आपको सारा ही काम कंप्लीट करना है, ये चीज़ आप सोच लेते हैं। तो उस टाइम पे आप ना सारा काम कंप्लीट करने के चक्कर में आप क्या करते हैं, आप उन चीज़ों को पहले उठाते हैं जो आपने बहुत पहले छोड़ी होती है। जब आप बहुत पहले वाली चीज़ों को उठाते हैं तो जो करंट वाली सिचुएशन होती है ना जिसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है उस तक तो आप पहुंच ही नहीं पाते, उससे पहले ही जो एनर्जी है ना वो डाउन हो जाती है। जैसे कि आपके ना मानिए 7 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं और आपने आज सुबह ही सर पे कफन बांधा है कि हाँ भाई आज तो हम ये 7 सब्जेक्ट्स को पढ़ के ही हटेंगे, चाहे कुछ हो जाए, दिन के 10-12 घंटे तो मैं इन बुक्स पे लगा ही दूंगा या लगा दूंगी। हुआ क्या, आपको जो 7 सब्जेक्ट्स है वो 7 के 7 इंपॉर्टेंट नहीं थे। आपका एग्जाम था 3 दिन बाद जिसका आपको एक सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसको देनी थी। आप क्या करते हैं, नहीं 7 सब्जेक्ट्स को आर्ट्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं कि इतने घंटे में इस बुक को निपटाएंगे, इतने घंटे में इस बुक को निपटाएंगे। क्योंकि जब हम प्लानिंग मन से करते हैं ना तो इतने शातिर होके करते हैं ना कि बस एक ही दिन में सारा काम निपटा देंगे। मतलब कि जब मन से प्लानिंग होती है तो उस टाइम पे ऐसा वाला कॉन्फिडेंस होता है, 4 मोटिवेशन वीडियोस देख के ऐसा कॉन्फिडेंस आता है कि अब तो हम यूपीएससी भी 4 दिन में कंप्लीट कर देंगे। क्या जो बच्चे 2-2 2.5 साल लगा रहे हैं या 4-4 5-5 साल लगा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे थे, हम 4 दिन में यूपीएससी का सिलेबस निपटा देंगे। तो ये ना एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है, वो भी 4 मोटिवेशनल वीडियोज़ देख के। लेकिन जब आप उसको करने पर बैठते हैं ना तो उस टाइम पे हमारे जो अरमान होते हैं, जो फूल पत्ते होते हैं ना, सब झड़ चुके होते हैं, मतलब अरमान सारे ठंडे हो जाते हैं। उस टाइम पे आपका टाइम पूरा चला जाता है और आपने जो अचीव करा होता है या जो काम कंप्लीट करा होता है ना वो ना के बराबर किया होता है और उसकी कोई वैल्यू भी नहीं होती। तो वहां पे आपका क्या हो जाता है, टाइम पूरी तरीके से वेस्ट हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपके जो गोल्स हैं ना और जो प्रायोरिटीज़ हैं वो बहुत क्लियर होना ज़रूरी है। आपका गोल क्या है, क्या आपको अचीव करना है। छोटे गोल्स रखिए, छोटे टारगेट रखिए। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आप सब कुछ कंप्लीट कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो गोल्स बहुत छोटे लिमिटेड रखिए, टारगेट्स को बहुत ही अच्छा तरीके से रखिए और प्रायोरिटीज़ रखिए कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, कौन सा काम आपको पहले करना है। तो उस अकॉर्डिंग कभी भी आपका टाइम जो है ना वो वेस्ट नहीं होगा। व्हेन प्रायोरिटीज़ आर फॉर टास्क आर नॉट फिक्स, जब आपका कोई टारगेट फिक्स है लेकिन उसके लिए प्रायोरिटीज़ आपकी फिक्स नहीं होती हैं तो उस टाइम पे काफ़ी हद तक आपका जो टाइम है ना वो वेस्ट होता है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उस तक आप पहुंच नहीं पाते, वो काम कर नहीं पाते। उसके अलावा आप बाकी के बहुत सारे काम कर लेते हैं। सेकेंड आता है पुअर वर्क कल्चर।
नेक्स्ट आपके पास में आता है पुअर वर्क कल्चर। तो पुअर वर्क कल्चर में क्या चीज़ आती है, जब आप पंक्चुअल नहीं होते किसी काम को करने को, कि आपको डेली बेसिस पे मानिए न्यूज़पेपर पढ़ना है तो आप डेली बेसिस पे उसमें नहीं कर पा रहे हैं। आपने स्टार्टिंग का जो जोश था उस दिन 2 दिन पढ़ा, उसके बाद में फिर आप भूल गए या आपका मन नहीं करा, किसी भी वजह से आपने खुद को एक्सक्यूज़ दे दिए कि हाँ ये काम मुझे पहले करना है तो इसको मैं बाद में करूँ। तो ये चीज़ होती है लैक ऑफ पंक्चुअलिटी। इसके अलावा जो प्रोडक्टिविटी होती है वो भी कम होती है, कि आप जितने मन से आपको काम करना चाहिए, अपना जितना फोकस देना चाहिए उतने आप उससे काम नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा मोटिवेशन जो होता है वर्क के लिए, या आपको काम पसंद नहीं है, आपका काम करने का मन नहीं है, या जो आपका मोरल होता है वो बहुत ही पुअर होता है। इनसफिशिएंट मॉनिटरिंग होती है, आपको अच्छे तरीके से चीज़ें समझाई नहीं गई, या फिर जो अनसेटिस्फैक्ट्री होती है परफॉर्मेंस की। तो ये सब चीज़ों की वजह से जो पुअर वर्क कल्चर होता है, जो कि आपका जो इंटेलिजेंट सेक्शन है ना उसको काफ़ी हद तक जैसे जो पुअर वर्क कल्चर होते हैं ना, इसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। कि जो आपको पता है कि आपका कहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, कहाँ पे आपको लैकनेस आ रही है, तो उसके ऊपर आप वर्क करके इसको काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है लो कॉम्पिटेंस। अब जहाँ पे कंपटीशन जितना कम होता है ना उतना इंसान ठंडा होता है। अब कंपटीशन कम होगा तो आपको लगेगा कि अभी हमें ही तो करना है, आराम से कर लेंगे। जब कंपटीशन होता है ना तो उस टाइम पे आप काम को जल्दी करते हैं। आपको पता होता है कि जैसे क्लास में जो परफॉर्मेंस होती है, आपको पता है कि 4 बच्चे आएंगे उसमें आपकी बेइज्जती होगी। अब बच्चे भी ना मैटर करते हैं कि कौन है, किस टाइप के हैं। अगर सपोज एज अ बॉय आप है तो आपको ये लगेगा, आपको ये खुद से भी रहेगा कि हाँ नहीं, गर्ल्स के बीच में ना इंसल्ट नहीं होनी चाहिए, तो हमें अच्छे तरीके से करना है। तो वहाँ एक कंपटीशन क्रिएट हो जाता है। वहीं पे अगर आप एक गर्ल हैं या फीमेल हैं तो आपको लगेगा कि नहीं, किसी मेल के सामने बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, क्लास में बेइज्जती की बात हो जाएगी, तो उस टाइम पे एक कंपटीशन क्रिएट हो जाता है। तो यही चीज़ जो होती है ना, लो कॉम्पिटेंस जहाँ होता है तो वहाँ पे काम अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। अनट्रेंड और जो पुअरली ट्रेंड पर्सनल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो कलीग्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, आर बाउंड टू हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इट्स परफॉर्मेंस। तो उनके ऊपर क्या होता है कि एक ना उनकी इमेज क्रिएट होनी होती है। जब स्टार्टिंग में कुछ नया नया काम आप करते हैं तो आपको पता है कि आपकी इमेज ना उसी काम से बनने वाली है, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन जब आप उस काम के यूज थ्रू हो जाते हैं ना, कि आपको पता है डेली बेसिस का यही काम है, तो उस टाइम पे आप ना बहुत ही नॉर्मल हो जाते हैं और आपका वो काम करने का मन नहीं करता। फिर वहाँ पे ना जो आपका टाइम वेस्टिंग है ना वो स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद में आता है लैक ऑफ प्लानिंग। कोई भी काम आप करें, बस करे जा रहे, ना उसका कोई एंड है ना कोई उसकी स्टार्टिंग है। जब आप बात करेंगे ना पढ़ने की, करंट अफेयर्स, चलिए एग्जांपल लेते हैं करंट अफेयर्स, पूरा ओशन है, जितना मर्जी डूब जाइए उसमें, आप उससे बाहर नहीं निकल सकते, इतने सारी चीज़ें पढ़ने को होती हैं। अगर आप डेली बेसिस पे डिवाइड कर ले कि आज आपको 1 घंटा या ये इस टीचर से या इस बुक को इतने आवर्स पढ़ना है, तो आपके पास में क्या होता है, एक लिमिटेशन आती है कि आपने प्लानिंग कर ली, तो डेली बेसिस पे आप अपना आउटपुट चेक कर सकते हैं कि आज आपने मानिए 50 क्वेश्चंस का टारगेट किया था, तो वो 50 क्वेश्चंस आप कर पाए और वो आपको याद भी है। जब आप कहते हैं ना कि आपको बहुत सारा पढ़ना है या ये सब चीज़ें करनी है, विदाउट प्लानिंग आप करते हैं तो वो कुछ भी नहीं हो पाता, और जो हो भी पाता है ना उसकी कोई काउंटिंग नहीं होती, क्योंकि आपको लगता है कि अभी तो आपने बहुत सारा करना है। तो यही आपको यहाँ पे समझा रखा है। प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। व्हेन अ प्रोजेक्ट्स आर इनिशिएटेड एंड इम्प्लीमेंटेड विदाउट प्लानिंग देयर इज अ ग्रॉस वेस्टेज ऑफ टाइम। तो कोई भी काम होता है, कोई भी प्रोजेक्ट है, विदाउट प्लानिंग के अगर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है ना तो वो वेस्टेज ही टाइम की होती है। जैसे एवरी ईयर, क्वार्टर, मंथ, वीक, इसके अकॉर्डिंग आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। आप डेली बेसिस पे प्लानिंग कर सकते हैं कि आपको एक दिन में इतना काम करना है, वीकली बेसिस पे कि इस वीक में आपको ये टारगेट रखना है, मंथली बेसिस पे कर सकते हैं। वो आपकी अपनी कैपेबिलिटी होती है कि आप अपने आप को कितने टारगेट्स को दे सकते हैं और कितना आप अचीव करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है सिस्टम एंड प्रोसीजर। अब सिस्टम और प्रोसीजर में क्या होता है कि हर एक चीज़ का ना एक इनसफिशिएंट सिस्टम हो, या जो कन्वेंशनल रिकॉर्डिंग कीपिंग होती है, मतलब कि आप ना सिस्टम और प्रोसीजर के साथ में काम करें। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी काम कहीं से भी स्टार्ट कर दें, स्टेप बाय स्टेप आप उस काम को करते हैं और सीखते हुए चलते हैं, तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक बेनिफिशियल हो जाती हैं और उस पर टाइम भी आपका कम वेस्ट होता है। यहाँ पे यही पॉइंट आपको बता रखा है, जैसे कि रिकॉर्डिंग कीपिंग, अननेसेसरी पेपर वर्क आप कर रहे हैं या अनप्रोडक्टिव मीटिंग्स आप कर रहे हैं जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस मिलना है, घूमने से मतलब है, तो ये चीज़ें आपका टाइम वेस्ट करती हैं। इसके अलावा जो स्पेस मैनेजमेंट है, पुअर टेक्नोलॉजी है, अनस्किल्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है, आप अपना काम करने से पहले चीज़ों को सेट नहीं कर पा रहे, ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे। कोई भी बुक पढ़नी होती है उससे पहले 10 मिनट 15 मिनट आप अपना टाइम वेस्ट करें कि आपको डिसाइड करना है अभी इस बुक में से क्या पढ़े, क्या नहीं चीज़ पढ़े, तो वो चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं है। जब चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं होती ना तो सिवाय टाइम वेस्टेज के और कुछ नहीं होता है।
इसके बाद में लास्ट पॉइंट इसमें आता है अनकंट्रोलेबल ऑफिशियल टाइम वेस्टर। अब जो अनकंट्रोलेबल ऑफिशियल टाइम वेस्टर्स होता है, इसमें क्या होता है, जैसे कि आपका पुअर फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, शॉर्टेज ऑफ स्पेस है, स्पेस की बहुत शॉर्टेज है, जिसमें आपका सारा काम एक ही जगह पे पड़ा हुआ है, तो उसमें क्या होता है, आपके पास ऑर्गेनाइज कॉलम्स नहीं होते, जिसकी वजह से आप काम पे फोकस नहीं कर पाते। जितना आपको अपनी टेबल हाइजीन दिखती है, जितनी चीज़ें ऑर्गेनाइज दिखती हैं, आपका काम करने का मन करता है। आपका जो स्टाफ है वो लेस एक्सपीरियंस है, उसके पास कोई खास एज सच एक्सपीरियंस नहीं है। मल्टीटास्किंग स्टाफ आपने ले लिया कि एक ही काम के लिए ना 4 लोगों को हायर नहीं करा, आपने 4 लोगों का काम एक ही इंसान से करवा रहे, तो उस टाइम पे आपका जो टास्क है ना वो मल्टीटास्किंग हो गया, जिसकी वजह से भी आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। मैन पावर की शॉर्टेज है या ओवरबर्डन वर्क है, एक काम इकट्ठा हुए जा रहा है और एक ऐसे सेक्टर का आप काम कर रहे हैं जो आपका फील्ड में भी नहीं आता, आप दूसरों के काम लेके कर रहे हैं, तो ये चीज़ें क्या होती है, ओवरबर्डन वर्क होती है। किसी का काम करना गलत नहीं है, लेकिन अगर वो चीज़ आपके ऊपर बर्डन करती है, क्योंकि हर एक की ना अपनी एक कैपेबिलिटी होती है, कुछ लोग ज़्यादा प्रेशर में भी काम कर सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर थोड़ा भी प्रेशर पड़ा तो उनकी जो एफिशिएंसी होती है उस पर इफेक्ट आ जाता है। तो ये चीज़ आपको अपने ऊपर अपने अकॉर्डिंग चेक करनी है कि आप कितना काम कर सकते हैं कितने टाइम पीरियड में, तो ये चीज़ आती है ऑफिशियल टाइम वेस्टर्स में। इसके अलावा जैसे कि और क्या पॉइंट्स आ जाते हैं यहाँ पे, जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है या कुछ अनकंट्रोलेबल ऑफिशियल टाइम वेस्टर्स होते हैं, इनको आपने नोटिस करा और उसके बाद में आपने अवॉइड कर दिया, जो डिसीजन लिए जा रहे हैं या जो पावर फेलर है वो सब चीज़ें हो रही है, तो इसकी वजह से अनकंट्रोलेबल ऑफिशियल टाइम वेस्टर हो जाता है। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, काम कर रहे हैं कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहाँ पे लाइट चली गई, वो आपके हाथ में तो नहीं है ना, अब वो काफ़ी बड़ा शॉर्टेज हो गया, काफ़ी बड़ा पावर शॉर्टेज हो गया, तो जिसकी वजह से आपका जो स्ट्रेस है ना वो बढ़ जाता है। तो इन सब चीज़ों को मॉडरेट करा जा सकता है अगर आप अप्रोप्रिएट एक्शन लेते हैं और अप्रोप्रिएटली चीज़ों को समझते हैं तो। अदरवाइज़ ये चीज़ें आपको काफ़ी हद तक दिक्कत कर सकती हैं, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।